बेहद खास गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो वाकई में ज्ञान का एक बहुत ही अनूठा खजाना है। बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं अनुभव मिश्रा द्वारा तैयार की गई द एसेंशियल कंपेंडियम ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल जनरल नॉलेज की। हाँ, हमारा उद्देश्य केवल इन तथ्यों को एक एक करके पढ़ना नहीं है। हम इन छोटे छोटे जवाबों के पीछे छिपी एक दिलचस्प कहानी को खोजने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार मिशन है। अक्सर सामान्य ज्ञान को एक बहुत ही नीरस और सूखी चीज मान लिया जाता है, लेकिन असल में ये बिखरे हुए तथ्य हमारी दुनिया और हमारे गहरे इतिहास को समझने की मास्टर चाबी हैं। सही बात है। जब हम इन अलग अलग डॉट्स को आपस में जोड़ते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। आज की इस चर्चा को लेकर मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ। मैं भी। तो चलिए बिना किसी देरी के ज्ञान के इस महासागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये साधारण से दिखने वाले तथ्य हमें क्या नई अंतर्दृष्टि दे सकते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की नींव से, यानी हमारे इतिहास और राज्य व्यवस्था से। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का नाम सबसे पहले आता है। इस महान साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सिर्फ एक राजा का होना नहीं है। जो बात इस साम्राज्य को इतना खास और ऐतिहासिक बनाती है वो ये है कि चंद्रगुप्त के गुरु और मुख्य रणनीतिकार चाणक्य थे। बिल्कुल, चाणक्य या कौटिल्य की रणनीतियां ही थी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव को उस समय की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उनका अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और अर्थशास्त्र का एक महान ग्रंथ माना जाता है। हाँ, वो तो है। और अगर हम इतिहास की इस टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ें तो प्राचीन भारत के पन्नों में गुप्ता साम्राज्य का जिक्र आता है, जिसकी स्थापना श्रीगुप्ता ने की थी। इस काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग? पर कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए तो नहीं रहता ना। सही कहा। अगर हम सदियों को पार करते हुए मुगलों के दौर में पहुंचे तो हमें दिल्ली का मशहूर लाल किला मिलता है। ये किला, जो आज भी भारत की ऐतिहासिक शान है, उसे शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा। लेकिन मुगलों का वो दबदबा हमेशा कायम नहीं रहा। इस वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर थे, और यहीं से भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ आया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की। जरा यहाँ रुकते हैं। ये सत्ता का हस्तांतरण रातों रात तो नहीं हुआ होगा? मतलब मुगलों से सीधा अंग्रेजों के हाथों में सत्ता कैसे चली गई? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये कोई शांतिपूर्ण बदलाव नहीं था। यहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धों का जिक्र करना जरूरी है जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। कौन से युद्ध? पहला था 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा था 1764 का बक्सर का युद्ध। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरह का कॉर्पोरेट टेकओवर था। कॉर्पोरेट टेकओवर? हाँ, मतलब इन दोनों युद्धों ने न केवल मुगलों और नवाबों की ताकत को तोड़ा, बल्कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को पूरी तरह से मजबूत कर दिया। एक व्यापारिक कंपनी अब पूरे देश की शासक बन गई थी। और इसी व्यापारिक कंपनी से मुक्ति पाने के लिए आजादी की एक लंबी और बेहद संघर्षपूर्ण लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई में कई दर्दनाक और प्रेरणादायक पल आए, जैसे 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा ही दर्दनाक अध्याय था। एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दी गईं, जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया। इसी गुस्से और दर्द ने एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। इसका सीधा सा मतलब था कि हम अंग्रेजों के किसी भी काम में उनका साथ नहीं देंगे। सही बात है। इसके बाद 1942 में एक और बड़ा कदम उठाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। इसने अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। और हम उस दौर के युवाओं के जोश को कैसे भूल सकते हैं? भगत सिंह के उस मशहूर नारे इनकलाब जिंदाबाद ने तो जैसे पूरे देश में एक नई आग लगा दी थी। उस एक नारे की गूंज आज भी जब सुनी जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आजादी तो मिल गई, तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि इस विशाल देश को चलाया कैसे जाए। यहीं से हमारी राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की शुरुआत होती है, क्योंकि एक देश को नियमों की जरूरत होती है। एकदम सही। और नियमों की उस सबसे बड़ी किताब यानी भारतीय संविधान के पिता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। स्वतंत्र भारत का ये संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी बने थे। हाँ,
और अब अगर हम संविधान की बारीकियों पर गौर करें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के कई बेहतरीन विचारों को बड़ी समझदारी से अपनाया है। उदाहरण के लिए हमारे मौलिक अधिकार, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से प्रेरित हैं। लेकिन अमेरिका ही क्यों? दुनिया में और भी तो देश थे। क्योंकि अमेरिका के पास उस समय सबसे पुराना लिखित संविधान था, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर बहुत जोर दिया गया था। भारत भी अपने नागरिकों को वही मजबूती देना चाहता था। अच्छा, अब समझ आई बात। इसके अलावा अगर हम देश चलाने वाली संसद की बात करें तो इसके दो अहम हिस्से हैं। लोकसभा, जिसे हम निचला सदन कहते हैं, उसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, और राज्यसभा, जो उच्चा सदन है, उसकी अधिकतम संख्या 250 है। राजव्यवस्था के पन्नों में कुछ और भी भारी भरकम चीजें दर्ज हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370, जो दशकों तक भारतीय राजनीति का एक सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा। हाँ। और 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल यानी इमरजेंसी। इसे तो भारतीय लोकतंत्र का सबसे कठिन दौर माना जाता है। इसी दौरान एक बहुत ही मशहूर 42nd अमेंडमेंट भी लाया गया था। इसे अक्सर मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन एक संशोधन को मिनी संविधान क्यों कहेंगे? क्या उन्होंने सच में कोई नई किताब लिख दी थी? एक तरह से हाँ। उस एक संशोधन के जरिए संविधान में इतने व्यापक और बड़े बदलाव किए गए, प्रस्तावना से लेकर मौलिक कर्तव्यों तक, कि विशेषज्ञों को लगने लगा कि ये तो अपने आप में एक छोटा संविधान बन गया है। इसीलिए इसे मिनी संविधान का नाम दे दिया गया। ये तो बहुत ही शानदार जानकारी है। इतिहास और पॉलिटी के इन भारी तथ्यों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आइए इन तथ्यों को दिमाग में बैठाने के लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बताइए। ध्यान दीजिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब राजव्यवस्था का नियम कहता है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और एक और मजेदार ऐतिहासिक तथ्य ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना भी साल 1935 में ही हुई थी। क्या बात है, दोनों ही जगह 25 का आंकड़ा आता है। हाँ, इस तरह से राष्ट्रपति की उम्र और देश के सबसे बड़े बैंक की स्थापना, दोनों को इस 35 के नंबर से एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर हम अभी तक के डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमने मौर्य साम्राज्य के रणनीतिकार चाणक्य से लेकर मुगलों के पतन और अंग्रेजों के उदय को देखा। प्लासी और बक्सर के युद्धों ने कैसे सत्ता पलटी, फिर जालियांवाला बाग के दर्द से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन और भगत सिंह के इनकलाब तक का सफर देखा। हाँ, और इसके बाद हमने देखा कि कैसे अंबेडकर जी ने संविधान गढ़ा, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, 1975 की इमरजेंसी में मिनी संविधान आया, और 35 के आंकड़े से हमने राष्ट्रपति और रिजर्व बैंक को याद किया। चलिए अब जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इतिहास की ये सारी बड़ी घटनाएं हवा में तो हुई नहीं, किसी जमीन पर ही घटी होंगी। तो इसी जमीन यानी हमारे भूगोल और इसके आसपास के विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। सही कहा। भूगोल की दुनिया अपने आप में बहुत विशाल और तुलनात्मक है। उदाहरण के तौर पर नदियों की बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान भी है। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया में आयतन या वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो अमेज़न नदी है। यहाँ आयतन या वॉल्यूम को समझना जरूरी है। लंबाई का मतलब है नदी कितनी दूर तक बहती है, लेकिन आयतन का मतलब है कि उस नदी में कितना सारा पानी भरा हुआ है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक लंबी सी पतली पानी की पाइप है और दूसरी तरफ एक विशाल स्विमिंग पूल है। अमेज़न उस पूल की तरह है जिसमें पानी का बहाव और मात्रा सबसे ज्यादा है, और इसी नदी के आसपास अमेज़न का विशाल वर्षावन यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से ब्राजील में स्थित है। एकदम सही। और अगर हम जमीन से ऊपर उठकर चोटियों की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा है। लेकिन जब बात पूरी दुनिया की आती है तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। और दुनिया को अगर हम महाद्वीपों में बांटें तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा अपना एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी राजधानी कैनबरा है। भूगोल में कुछ और भी चरम बिंदु हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन है। एक और बेहद दिलचस्प भौगोलिक तथ्य ये है कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से ठीक 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भूगोल की इन विशाल संरचनाओं के बाद अगर हम उन बुनियादी चीजों पर आएं जिनसे ये दुनिया बनी है, तो विज्ञान के तथ्य सामने आते हैं। विज्ञान के तथ्य जैसे पानी। हाँ, पानी, जिसके बिना अमेज़न नदी हो या मानव शरीर कुछ भी संभव नहीं है। उसका रासायनिक सूत्र H2O है और शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। यहाँ एक पल रुकते हैं। ये pH मान 7 क्या होता है? इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसे एक तराजू की तरह समझिए। pH स्केल 0 से 14 तक होता है। एक तरफ वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा एसिडिक हैं या खतरनाक हो सकती हैं। हाँ। दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक या क्षारीय हैं। 7 का मतलब है तराजू का बिल्कुल बीच का हिस्सा, एकदम न्यूट्रल। शुद्ध पानी ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक, इसीलिए यह हमारे शरीर के लिए सबसे सुरक्षित और जरूरी है। बहुत खूब। और जब शरीर की बात आती है तो मानव शरीर किसी अद्भुत मशीन से कम नहीं है। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा दिल या दिमाग नहीं, बल्कि हमारी त्वचा यानी स्किन है? सही में, ये पूरे शरीर को एक ढाल की तरह कवर करती है। इसके अलावा एक सामान्य और स्वस्थ इंसान के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रक्त समूह यानी हमारे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स की खोज कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। और अगर हम सही पोषण ना लें तो बीमारियां हो सकती हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। हाँ। शरीर के अंदर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा दिल, जो एक पंप की तरह बिना रुके धड़कता है। इस दिल में खून को सही दिशा में भेजने के लिए 4 चेंबर या खौस होते हैं। 4 चेंबर? अब अगर हम बायोलॉजी से निकलकर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की तरफ आएं, तो वहां भी कुछ पक्के नियम हैं। जैसे बल या फोर्स को नापने की एसआई इकाई न्यूटन है। ये एसआई इकाई क्या होती है? क्या ये कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक है? बिल्कुल, एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका फायदा ये है कि जो 1 न्यूटन का बल भारत में है, वही 1 न्यूटन का बल जापान या अमेरिका में भी होगा। विज्ञान में एक भाषा का होना जरूरी है। समझ गए। इसी तरह प्रकाश की गति की बात करें तो ये इतनी तेज है कि इंसानी दिमाग के लिए इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम धातुओं की दुनिया में जाएं, तो पारा यानी मरकरी एक बहुत ही बड़ा अपवाद है। अपवाद कैसे? धातुएं तो ठोस होती है ना, जैसे लोहा या सोना। यही तो पारे की खासियत है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान पर भी पिघली हुई यानी तरल अवस्था में रहती है। ये धातु होकर भी पानी की तरह बहती है। वहाँ एक धातु जो बहती है, ये वाकई में हैरान करने वाला है। और इन शानदार वैज्ञानिक और भौगोलिक तथ्यों को दिमाग में बिठाने के लिए हमारे पास एक और बेहतरीन मेमोरी ट्रिक है। वो क्या है? अभी हमने बात की कि मानव शरीर के दिल में 4 चेंबर होते हैं। अब अगर हम इसे खेलों की दुनिया से जोड़ें, तो सबसे बड़े खेल यानी ओलंपिक भी हर 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। तो बस इस 4 के जादुई अंक को याद रखें। शरीर को चलाने वाले दिल के 4 चेंबर और दुनिया को जोड़ने वाले ओलंपिक के 4 साल। चलिए अब जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक की इस वैज्ञानिक और भौगोलिक यात्रा में हमने देखा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न। महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। विज्ञान में पानी का फॉर्मूला H2O है और इसका न्यूट्रल pH 7 है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। प्रकाश की गति 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। बहने वाली धातु पारा है और दिल के 4 चेंबर हैं। अब हम एक देश की संरचना समझ चुके हैं, उसका भूगोल देख चुके हैं, लेकिन किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसे भविष्य में ले जाने के लिए एक बहुत ही मजबूत इंजन की जरूरत होती है। हाँ। और वो इंजन है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा अंतरिक्ष विज्ञान और हमारे खेल। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था की शुरुआत को समझना पड़ेगा। भारतीय अर्थशास्त्र के पिता के रूप में दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया था। अच्छा। आजादी के बाद देश के विकास को एक सही दिशा देने के लिए 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी। एक बहुत लंबे समय तक देश की आर्थिक नीतियां बनाने का काम योजना आयोग ने किया, लेकिन समय के साथ बदलाव जरूरी होते हैं, इसलिए बाद में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था।
योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाने की क्या जरूरत थी? इसका मुख्य कारण था राज्यों को ज्यादा अहमियत देना। योजना आयोग अक्सर ऊपर से नीतियां बनाकर नीचे थोपता था, लेकिन नीति आयोग का विजन ये है कि केंद्र और राज्य मिलकर एक सहकारी तरीके से नीतियां बनाएं। ये एक तरह का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। सही बात है। अर्थव्यवस्था में एक और बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव साल 2017 में आया, जब पूरे भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया, जिसने पूरे देश को एक बाजार बना दिया। और अगर हम भारत से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विश्व की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले दो सबसे बड़े संस्थान हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही संस्थानों के मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ दफ्तरों से नहीं बल्कि खेतों से भी बदली है। देश ने कुछ बहुत ही शानदार क्रांतियां देखी हैं। एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति आई, जिसने खेती के तरीके बदल दिए और भारत को अनाज में आत्मनिर्भर बना दिया। और सिर्फ अनाज ही नहीं, वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में एक श्वेत क्रांति भी आई। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ था। इसी क्रांति ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। जमीन पर इन क्रांतियों के साथ साथ भारत ने आसमान और अंतरिक्ष में भी एक बहुत लंबी छलांग लगाई है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता विक्रम साराभाई को माना जाता है। उनके ही दूरदर्शी विजन का नतीजा था कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई। बिल्कुल। इसके बाद तो जैसे भारत के लिए आसमान की सीमाएं भी छोटी पड़ गईं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्टा लॉन्च किया गया। फिर लाल ग्रह तक पहुंचने के लिए मंगलयान मिशन सफलतापूर्वक भेजा गया। अंतरिक्ष की इस यात्रा में पहली भारतीय महिला का गौरव कल्पना चावला को मिला। और अभी हाल ही में 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारकर पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। क्या बात है। अंतरिक्ष से अगर हम वापस जमीन पर खेलों के मैदान में आएं, तो परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान की किताबों के आधार पर भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। एथलेटिक्स की दुनिया में भारत की शान रहे मिल्खा सिंह को कौन भूल सकता है। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से पूरी दुनिया जानती है। हाँ, वो तो लेजेंड है। और भारत में क्रिकेट को लेकर जो जुनून है, उसे देखते हुए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि दुनिया का पहला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज थी, जिसने शुरुआत में क्रिकेट पर राज किया था। चलिए अब जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। इस आर्थिक अंतरिक्ष और खेल की उड़ान को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने जाना कि भारतीय अर्थशास्त्र के पिता दादा भाई नौरोजी हैं। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई। योजना आयोग को नीति आयोग ने बदला और 2017 में जीएसटी आया। खेती में हरित क्रांति स्वामीनाथन द्वारा और दूध के लिए श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड कुरियन द्वारा। आईएसआरओ 1969 में बना पहला उपग्रह आर्यभट्टा था और 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। खेलों में राष्ट्रीय खेल हॉकी और हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। अब हम इस गहन चर्चा के अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में पहुंच चुके हैं। ये समय है एक बहुत ही तेज तरार राउंड का, जिसे हम 2 मिनट रैपिड फायर रिवीजन कहेंगे। ये एक पिंग पोंग गेम की तरह होगा। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या समेटा है। मैं तैयार हूं। देश और राजधानियां। कनाडा की राजधानी है ऑटोवा, जर्मनी की है बर्लिन, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी और दुनिया का मशहूर एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में है। और हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार ग्रेट वॉल चीन में मौजूद है। और अगर मुद्राओं यानी करेंसीज की बात करें तो चीन की मुद्रा युआन है, जापान की येन है और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में जो मुद्रा चलती है उसे पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं। अब आते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों पर। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और महिलाओं के सम्मान में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अगर हम एक बार फिर ब्रह्मांड की तरफ नजर डालें तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है और सबसे छोटा ग्रह बुध यानी मरकरी है। और ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है ही कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा से उगता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अरब बाद भारत के गौरवशाली प्रतीकों और प्रथम उपलब्धियों की। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय फूल कमल है। स्मारकों में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और पवित्र स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। भारत क्षेत्रफल के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे राज्यों में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। देश का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध है। सुधारवादी आंदोलनों में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अर्थव्यवस्था को चलाने वाले आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अंत में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इस पूरी लंबी और दिलचस्प चर्चा को सुनने के बाद ये देखना भी जरूरी है कि कितनी बातें जहन में बैठ गई हैं। जो भी इस चर्चा का आनंद ले रहे हैं वो इन 3 संभावित परीक्षा प्रश्नों के जरिए खुद को परख सकते हैं। हाँ, प्रश्न बताइए। पहला प्रश्न, इमरजेंसी के दौरान लाए गए संविधान के 42nd अमेंडमेंट को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है मिनी संविधान। दूसरा प्रश्न है, भारत का ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है 2023। और तीसरा प्रश्न, वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड किस चीज के उत्पादन से जुड़ा है? इसका उत्तर है दूध उत्पादन। बहुत बढ़िया। और अब अंत में इस पूरी चर्चा की वजह से एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, एक तरफ 1969 में इसरो की स्थापना एक बहुत ही छोटे से कदम के रूप में हुई थी। साइकिल और बैलगाड़ियों पर रॉकेट के हिस्से ले जाए गए थे। और दूसरी तरफ 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी मोहर लगा दी। सही में ये एक लंबा सफर रहा है। 1951 में शुरू हुई पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज के इस आधुनिक और डिजिटल भारत के सफर सिर्फ किताबों और पीडीएफ के पन्नों में लिखे गए सूखे तथ्य नहीं हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक विशाल, जीवित और धड़कती हुई विकास यात्रा है। सोचने वाली बात यह है कि इस विकास यात्रा में भारत का अगला बड़ा कदम क्या होगा? आने वाले दशकों में इस सामान्य ज्ञान की सूची में और कौन सी नई और अद्भुत उपलब्धियां जुड़ेंगी? ये एक ऐसी दिशा है जिसमें और भी गहन अध्ययन किया जा सकता है और ये हमें एक बहुत ही शानदार भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ इतिहास, विज्ञान या भूगोल के टुकड़े नहीं है। ये हमारी अपनी कहानी है जो लगातार आगे बढ़ रही है। ये तथ्य हमें बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा सकते हैं। इसी उत्साहपूर्ण और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ ज्ञान के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सीखते रहिए, उत्सुक बने रहिए और दुनिया को हमेशा एक नए और गहरे नजरिए से देखते रहिए।